मॉर्निंग हस्बैंड मिस्टर विश कुमार बिहार एग्जाम पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज का यह 12वां प्रैक्टिस सेट है एवं एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट का यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी विद्यार्थी इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं वो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें अगर आपको सीरीज बढ़िया लग रहा है तो। चलो आज का सीरीज का पहला वीडियो पहला क्वेश्चन से हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन से हमारा है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है? तो किस हिमालय के स्थित है? तो ध्यान रखेंगे बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय की अगर विस्तार देखेंगे जो लंबा कितनी दूरी तक ये फैली हुई है तो इसका पूरब से पश्चिम अगर देखेंगे तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। इसकी एवरेज हाइट जो है वो एवरेज हाइट लगभग 6100 किलोमीटर की है, तो ध्यान रखेंगे। और इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कितना है इसकी लंबाई? तो ध्यान रखेंगे 8848 मीटर। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ हमारा पाटभूमि स्थलकृति विशेषता है तो किसकी विशेषता है? तो ध्यान रखेंगे यह छोटा नागपुर पठार की विशेषता है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे पड़ता है? तो वह वर्तमान का जो झारखंड है, असम, पार्ट्स ऑफ बंगाल है, उस क्षेत्र में जो बसा हुआ है वो छोटा नागपुर पठार पे। तो नागपुर पठार की जो पश्चिमी क्षेत्र है उसकी जो उच्च भूमि है उसको हम क्या बोलते हैं? पाटभूमि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा आ जाओ नदी घाटी दिया हुआ है और परियोजना दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है कि कौन सा नदी भी कौन सा परियोजना है। रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर है। ध्यान रखेंगे तो पहला का 3 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के हमने पहले वाले में भी बताया है कि जहाँ पर भी ये अरेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं तो आप एलिमिनेट करने वाला टेक्निक को अपनाएंगे। जैसे अगर मान लो मुझे पता है रिहंद का कहाँ पे है, रिहंद नदी पे है, तो पहला का क्या हो जाएगा? 3। पहला का 3 में कितने दिया हुआ? 3 ऑप्शन दिया हुआ, तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, बच गया ये 3 हमारा। दूसरा पे आ जाओ नागार्जुन सागर परियोजना किस पे है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पे है, तो बी का 4 हो जाएंगे। बी का 4 देखो तो बी का 4 ये तो कट चुका है। अब ये 3 में बी का 4 किस में? मात्र 3 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। पोचमपाद परियोजना तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी। मताटीला परियोजना तो मताटीला परियोजना बेतवा। ध्यान रखेंगे। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने वाले टेक्निक से बनाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न है हमारा, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृतिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? गाद की बराबर होता है, जिसमें आपकी प्रोपोर्शंस ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट इज इक्वल, उसे हम क्या कहते हैं? दोमट। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? तो वह हमारा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सही हो जाएगा सबसे अधिक उत्पादन वाला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ये आपका कोडरमा है। कौन है? कोडरमा है। बाकी ये रानीगंज, झरिया एवं बोकारो, ये तीनों कौन से है? कोयला प्रचुर क्षेत्र है, कोयला अधिक क्षेत्र है, अधिक क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे कोयला अधिक क्षेत्र है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया? दैट इज गोवा। कौन है? गोवा। ध्यान रखेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, तो अर्बन पॉपुलेशन में सबसे अधिक हो जाएंगे महाराष्ट्र। अर्बन पॉपुलेशन में सबसे अधिक कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र। और सबसे अधिक अर्बनाइजेशन गोवा। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को 2 से मिलाएं। तो पहला आप देख लो क्या दिया हुआ? नदी दिया हुआ है, इसका परियोजना एवं बांध का नाम दिया हुआ है। केलोरोडो परियोजना कहाँ पे है? तो केलोरोडो ध्यान में रखेंगे हुवर है, केलोरोडो हुवर है, तो पहला का 4 है,
तो 4 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया। अगला आ जाओ बी दामोदर। दामोदर का क्या है, तो दामोदर का पंचेत पंचेत हिल है, तो पंचेत हिल बी का 3 इसमें भी दिया हुआ है, बी का 3 इसमें भी दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नील का, नील का है आपका आसवान, तो इसमें 1 हो जाएंगे, तो 1 वाले आंसर डी हो जाएंगे, नील का आसवान और जम्बेजी का करीबा। अगला प्रश्न है हमारा, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है, तो रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर की है। किसका है, प्रशांत महासागर की पेटी है। रिंग ऑफ फायर क्या है, तो ये आपका ज्वालामुखी उत्पन्न आपका एक्टिव क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलती है। तो ये एरिया कैसा है, तो टेंशन वाली एरिया है, जहाँ पे 2 प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है और अलग हो रही है, तो उस एरिया को बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, हमारा पहला है हरमट। हरमट जो है सऊदी अरब, चिनूक अमेरिका, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही है, हरमट जो है वो, हरमट ध्यान रखेंगे सऊदी अरब में नहीं है, हरमट जो है वो आपका जो सहारा है, सहारा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल में है, सहारा मरुस्थल के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह एक गर्म हवा है, गर्म हवा का नाम है, गर्म हवा का नाम है। तो ध्यान रखेंगे हरमट कहाँ पे बहता है, तो वो आपका सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बहने वाली गर्म हवा का नाम है हरमट। चिनू कहाँ पे बहता है, अमेरिका में, रॉकी पर्वत जो है वहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो नाइजीरिया है। एज पर यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड आपका संयुक्त संघ के अनुसार जो जनगणना की है उसके अनुसार नाइजीरिया की जो जनसंख्या है वो 19.5 करोड़ से, मतलब लग 19.5 करोड़ है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नाइजीरिया है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहलाते हैं खाद्य श्रृंखला। अगला है, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो वहाँ के जलवायु होते हैं, क्लाइमेट होते हैं। अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो उस राज्य के विधानसभा के प्रति। तो जो भी आपकी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ध्यान रखेंगे विधानसभा के प्रति, ना कि विधान परिषद, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितना होनी चाहिए, तो इसका उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। बांग्लादेश की स्थापना हुई है, तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में। ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न हमारा है, सूरसागर क्या है, तो सूरसागर हमारा सूरदास की काव्य रचना है, सूरदास की काव्य रचना है। और एक किसके ऊपर ये कविता लिखा करते थे सूरदास, तो ध्यान रखेंगे कृष्ण भक्ति के ऊपर, कृष्ण भक्ति। अगला है हमारा क्वेश्चन, आ जाओ, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो अंतरराज्यीय परिषद की जो गठन की गई थी वो सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग के सिफारिश पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। उसको कब घोषित किया गया था, तो 2009 में, 2009 में। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। यह संविधान सभा का अंतिम बैठक भी था। कहाँ बैठक था, वह अंतिम बैठक भी थी, उसी अंतिम बैठक में हस्ताक्षर किया गया था। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो वहाँ पे हस्ताक्षर करने वाले की संख्या जो है 284। कितना है, ध्यान रखेंगे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और कितने लोगों में, ध्यान रखेंगे 299 में। तो 299 लोग थे उस समय संविधान सभा में, इसमें से हस्ताक्षर करने वाले की संख्या 284। कुछ लोग उस दिन अब्सेंट थे, ध्यान रखेंगे। और इसी दिन जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा ही
किया गया था और उसी दिन जो अंतिम बैठक हुआ था उसी दिन देश की राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का भी एडॉप्ट किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ध्यान रखेंगे यह भाग 5 में है, अनुच्छेद 148। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो ध्यान रखेंगे इसके हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। और कितने दिनों के लिए नियुक्त होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो उस काल के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो वह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत 1971 के तहत। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समाजीकरण उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं, समाजीकरण बोलते हैं। अगला, भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1974 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और कब स्थापना हुआ? तो 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई 1937 में किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ध्यान रखेंगे। क्लियर यहाँ तक है? चलो जी। अच्छा, पहला सीजीआई कौन था उसका? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का फर्स्ट सीजीआई कौन थे? ध्यान रखेंगे सीजीआई कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपका सर मॉरिस थे। सर मॉरिस थे। सर मॉरिस थे। सर मॉरिस। सर मॉरिस थे। अगला प्रश्न है हमारा, आ जाओ अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो वह प्रक्रिया लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कॉपी किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो वरीयता का सही क्रम हो जाएगा पहला राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति और फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखेंगे ये वरीयता का क्रम है। तो सबसे सर्वोच्च पद पे कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो प्रथम लोकपाल पेश जो है वो 1968 में किया गया था। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि प्रथम लोकायुक्त कहाँ पे लागू किया, कौन सा देश राज्य में लोकायुक्त किया गया था? तो लोकायुक्त सबसे प्रथम जिस राज्य में किया गया वो राज्य है महाराष्ट्र। कब? तो 1971 में राउंड। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है न्यूनतम मजदूरी ना देना। वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में है। किस में है? अनुच्छेद आर्टिकल 23 में इसका वर्णन है, बंधुआ मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी की बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आतरी किस क्रम में भारत आए? तो पहला जो हमारा है इस क्रम में, तो पहला फाइयान है। फाइयान कब आए हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे फाइयान जो है 399 में आए हैं। कब आए हैं फाइयान? 399 में। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हिंसा कब आए हुए हैं? तो 629 में। किसके दरबार में? तो ये आए हर्षवर्धन के दरबार में। 629 में हर्षवर्धन के दरबार में। और टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आए हैं 1615 में। कब आए हैं? 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में। तो ध्यान रखेंगे पहला कौन हो जाएगा? फाइयान, हिंसंग और टॉमस रो। तो 2, 3 और 1। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऐसे अकबर के दरबार में भी नवरत्न ही कहा गया था। तो अकबर के दरबार में जो रहते तो उसको भी नवरत्न ही बोला गया था। ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 विद्वान रहते तो उसको भी किस नाम से पुकारा जाता था? नवरत्न के नाम से। ध्यान रखेंगे। अच्छा, कृष्णदेव राय के जो दरबार में थे उसको अष्ट दिग्गज बोला जाता था। अष्ट दिग्गज बोला जाता था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम से संबंधित है। वह कब हुआ था यह घटना? तो वह घटना हुआ था 1773 ईस्वी में। 1773
1973 ईस्वी में। किसके विरोध में हुआ था? तो टी एक्ट लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो अमेरिका में लागू करना था इसके तहत, तो इसी को विरोध में ये प्रदर्शन हुई थी बोस्टन बंदरगाह पे। अगला है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के मतलब है बुद्ध के गृह त्याग से। और बुद्ध गृह कब त्यागे थे? तो 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। तो गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो 10 जनवरी 1920 को किया गया, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो वह बना है आपका ब्रॉन्ज से, कांस्य से। किस धातु से बना है? कांस्य से। अगला प्रश्न है हमारा मैथ्स के प्रश्न है, चलो आगे देखते हैं। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के जो गुरु है वो रामानंद हैं। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरू करने का श्रेय उसी को जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय उसी को जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला प्रश्न है, 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो कौन सा कार्य किया गया था 64 में? तो ध्यान रखेंगे, जजिया कर को समाप्त किया गया था। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1662 में। तीर्थकर 1663 में। इबादत खाना का स्थापना 1675 में। कब किया गया था? सॉरी, चलो जी देख लेना। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 में। तीर्थकर 1563, इबादत खाना 1575, तो उसमें केवल मुसलमानों के लिए था, और 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था, और जजिया कर 1564 में। चलो जी अगला प्रश्न पे आ जाओ। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये तीनों पुस्तक है, मदुरा विजय या फॉरगेटन एम्पायर, गुलशन इब्राहिमी, तो ध्यान रखेंगे तीनों है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई है 20वीं सदी में। कब हुई है? 20वीं सदी में। कब हुआ था? तो 1914 में। इसको लीड कौन कर रहा था? तो जतरा भगत। कौन कर रहे थे? जतरा भगत। ध्यान रखेंगे, उसका नेता कौन थे? जतरा भगत थे। अगला प्रश्न आ जाओ, यह आदिवासियों का पहला कह सकते हो कि प्रथम आंदोलन है जो अहिंसा पर आधारित था। अगला हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो इंग्लैंड की गद्दी पर एलिजाबेथ प्रथम थी 1600 ईस्वी में। भारत के शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुसार सही क्रम को संयोजित करिए। तो बताइए कौन सा पहला आया हुआ है? तो इसमें कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश का कब से शासन है? तो 1211 से लेकर के 1236 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। शेरशाह सूरी 1540 से 1545, अरे हो जाएंगे आपका 1556 से लेकर के 1605 तक। तो सही कर लो, तो पहला इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, और ये तो पहला हो जाएंगे 4 3 1 2 4 3 1 2। अगला प्रश्न पे आ जाओ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, यह किसका विरोध कर रहे थे? तो ध्यान रखेंगे यह विरोध जो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध में। अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इनमें से तीनों हैं, ध्यान रखेंगे, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो वह घोषणा किया था जून 1948 को, कि जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी, मतलब आज़ादी जो भारत को मिलेगा जून 1948 में मिलेगी। लेकिन इसके बाद फिर भारत में सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए। इसके बाद फिर जाकर के 3 जून को घोषणा करना पड़ा कि भारत को आज़ाद जो है वो 15 अगस्त 1947 को ही किए जाएंगे। अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा,
किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो वह पेंटिंग बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कब? तो 2000 सॉरी 1905 में, 1905 में। अगला प्रश्न पे आ जाओ कि यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ये किसका है? कि हु सेड दैट द एम ऑफ रेवोल्यूशनरी इज नॉट द टेररिज्म बट रेवोल्यूशंस एंड द एम ऑफ रेवोल्यूशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे आपका अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सा प्रभाव पड़ेंगे? बैंकों के पास अधिक तरलता होंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आएगी, तो ये आपका सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो बेरोजगारी का प्रभाव जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं है, जबकि बेरोजगारी होता है तो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है, तो यह प्रभाव इसका नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना क्या आता है? राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन, तो हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पे आ जाओ, सुमिलित करने वाला है, इसमें तो गलती करना ही नहीं है। जैसे पहला है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है, तो वो कहाँ पे? जोरहट। क्या है? जोरहट। तो पहला का तीन ढूंढो, चलो जी इसको एलिमिनेट करो, बाकी पहला का तीन, इसको एलिमिनेट करो। अब ये दो बच गया है, दो में कोई एक होगा। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान चिकमंगलूर, चिकमंगलूर दो, तो आपका बी का एक, तो बी का एक इसमें, तो आंसर क्या हो गया? डी हमारा। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान तो कोटायम, और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र तो ये मैसूर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो वह आर्टिकल 45, 245 से 255। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार करना। और अब तक भारत में ये 3 बार हो चुका है। कितना बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। कब कब हुआ है? तो ध्यान रखेंगे 1949 में, 1966 में और 1991 में, यह 3 बार हो चुका है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आ जाओ अगले प्रश्न में। रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रॉबिनहुड प्रभाव जो है आय के पुनर्वितरण से संबंधित है। इसका उद्देश्य होता है कि अपने आयों का जो है असमानता, आय की असमानता को कम करना, तो जो अमीर है उससे पैसे लेकर के गरीबों में बांटना, इसका संबंध है। दाब की इकाई क्या होता है? तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न है, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें आगे आ जाओ। किसी वस्तु का द्रव्यमान सामान्य रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलते रहता है, बिल्कुल सही है, पहला ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है? हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। ब्राक 8 बिल्कुल सही है। पिनाक रॉकेट है। चिनूक हेलीकॉप्टर है। हेलिना पहला गलत हो जाएंगे। क्या है? ये आपका गलत है, तो ये आंसर हमारा हेलिना हो जाएगा। स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी नहीं है, ध्यान रखेंगे, पनडुब्बी नहीं है। अगला है हमारा, आ जाओ। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखेंगे एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने। निम्नलिखित में कौन विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? 1 अर्ग बराबर 10 पर पावर -7 जूल, बिल्कुल सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 टू पावर 19 जूल, बिल्कुल सही है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, बिल्कुल यह आपका गलत है। अगला प्रश्न है, अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर आरोही क्रम में सजाएं, तो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे गामा बीटा और अल्फा, गामा बीटा और अल्फा। अगला प्रश्न है, आ जाओ।
वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उनके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा आभासी एवं बड़ा होगा, आभासी एवं बड़ा होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है। सिरका में साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये चींटियों के डंक में पाई जाती है। जो लाल चींटी होता है तो वो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, वृक्षों के डंक में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे टार्टरिक अम्ल, टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होते? तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगला मैथ्स के क्वेश्चन से नेक्स्ट में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो ध्यान रखेंगे कैप्रोकैल्टम जो है पॉलीमर नहीं है। ये एक रॉ मटेरियल है किसका? नायलॉन का। अगला है, पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पैराडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 को कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसकी कमी से त्वचा रोग होता है और चर्म रोग होता है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी है? तो तंत्रिका कोशिका है, सबसे लंबी होती है। एक वयस्क मानव में सामान्य कितने मोलर होते हैं? तो कितने मोलर होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 12 होते हैं। मतलब नीचे 6 होता है और ऊपर 6 होता है। मतलब दोनों तरफ किनारे में देखेंगे 3-3 होता है। तो नीचे 6 ऊपर 6, 12 टोटल। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए कूट का प्रयोग सही करिए। जनन ग्रंथि, इस प्रकार के क्वेश्चंस को पहले भी बताएं। जैसे जनन ग्रंथि प्रोटोस्टेरोन है तो पहला का दो कौन कौन है? तो पहला का 2 में एक कट गया और एक कट गया, 2 में से कोई एक आंसर होगा। तो पहला का 2 पीयूष ग्रंथि बुद्धि हार्मोन है तो बी का 3 ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे? सी। अग्नाशय, इंसुलिन और अधिब्रिक कार्टिसोल। अगला प्रश्न है हमारा, आ जाओ। एथलीट फुट बीमारी होता है तो एथलीट फुट जो होता है वो एक फफूंद से होता है। ध्यान रखेंगे फंगी है एक। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो वो हमारा आलू है। कौन है? आलू है। अगला प्रश्न पे आ जाओ। डायनेमो का कार्य होता है तो डायनेमो का कार्य होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापा जाता है। स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापी जाती है। अगला प्रश्न है, सही कथन को चुनिए। तो सही कथन में क्या हो जाएगा हमारा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे प्रतिरोध कम हो जाता है, प्रतिरोध में कमी होगी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हमने लास्ट सेट में इसको करवाए हुए हैं, जया वर्मा शर्मा। अभी वर्तमान में ये नहीं है, लास्ट ईयर था। वर्तमान में सतीश कुमार हो चुका है। वर्तमान में सतीश कुमार है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न है, हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये हुआ हमारा जापान के मध्य। किसके मध्य हुआ है? जापान के मध्य। अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को प्रदान किया गया है। ऐसे ये पद्म जो पुरस्कार है वो पद्म पुरस्कार जो है इस साल पद्म पुरस्कार 139 लोगों को दिया गया। कितना? 139, जिसमें से पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 19 को और पद्मश्री 113 को। तो पद्म श्री जो है वो 113 को दिया गया, ध्यान रखेंगे, और पद्म भूषण 19 को। 20वीं एशियाई खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे नागोया जापान में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है आपका पीटी उषा को।
EOS-08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे SSLV-D3 से। अगला प्रश्न है हमारा, आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने कैमूर जिलों में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एकदम सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएंगे। अगला है हमारा 44वां और 45वां एशियन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो वह आयोजन हुआ था वियतनाम में। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरू की गई है। अदिति का पूर्ण रूप क्या है? तो अदिति का जो पूर्ण रूप है वो है आपका एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ एडेक्स। क्या है? ये वाली। अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा ये, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है और ये सीरीज कैसा लग रहा है। तो इसको आप सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान या रैंक कितना है? तो ध्यान रखेंगे 118 है। लास्ट ईयर कितना था? तो लास्ट ईयर 126 था। 2024 में 126, अभी 118। अगला प्रश्न पे आ जाओ। कॉल ऑफ द गियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉल ऑफ द गियर का लेखक जो है वो परिमल नाथवानी है। परिमल नाथवानी है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएंगे दुर्जन। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भारत प्लस इंदु हो जाएंगे। तो भारत प्लस इंदु हो जाएंगे। अगला मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, रीजनिंग की है। अगला है आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ वॉक। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपेक्यू। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।